आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के ऊपर, और पूरा लेक्चर जेनेटिक्स के ऊपर होने वाला है। और आप ऐसा मानो कि ये जेनेटिक्स की स्टार्टिंग है। पूरी यूनिट जो है जेनेटिक्स की, उसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे, एक एक पॉइंट को मेंशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपका जो है वो यहाँ पर ये दायित्व होता है कि आप आराम से एक नोटबुक लेकर के और एक पेन लेके बैठ जाइए। किसी भी क्लास का कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, बीएससी का हो, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा हो नीट की या सीयूईटी की या लैब असिस्टेंट की, उन सभी के लिए जेनेटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और जेनेटिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके इस वाले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो क्लास है उसको स्क्रीन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो आपका जो है वो नोट्स भी उस हिसाब से बनता रहेगा, और हम जो है वो इस टॉपिक को आराम से आमने सामने बैठ करके समझ भी सकते हैं। क्योंकि क्या है, खाली अगर मैं स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा तो आपको चेहरा नहीं दिखने की वजह से प्रॉब्लम फेस होती है कि समझ में नहीं आता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ वो लिख कहाँ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने जो है वो ये सोचा कि यार स्क्रीन वाला मामला जो है वो चल रहा है, उसके साथ में चेहरा भी दिखना चाहिए, तो चेहरा भी दिखा लेते हैं। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए जेनेटिक्स। तो देखिए, जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, ये जो जेनेटिक्स टर्म है ये किसने दी थी? फर्स्ट जो टर्म है वो किसने दी थी? तो हम कहेंगे टर्म इज गिवन बाय बैटसन। जो बैटसन था उसने सबसे पहले ये टर्म दी थी। ठीक है, अब ये जो बैटसन ने जो टर्म दी थी, इसी बैटसन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एक तो ये बात समझनी है। ठीक, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हो गया आपके बैटसन। ज़्यादातर हम जिससे वाकिफ़ है, जिस नाम से फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कौन है? वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है अपने ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल तो कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बैटसन। ये बात दिमाग में रखनी है। फिर देखो, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स की मीनिंग क्या है? तो इसके अंदर हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। किस किस की स्टडी करेंगे? एक तो हम करेंगे जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी की, मतलब वंशागति की स्टडी करेंगे, और एक करते हैं हम वेरिएशन की। तो हेरिडिटी और वेरिएशन, इसकी स्टडी हम करते हैं। तो जेनेटिक्स किसको बोल देंगे? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर जो टर्म आती है समझने के लिए, वो आती है हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है। तो देखिए, हेरिडिटी किसको कहेंगे? वंशागति किसको कहते हैं? कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी कैरेक्टर पास होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो हम कहेंगे जेनेटिक कैरेक्टर, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं? फ्रॉम पेरेंट जनरेशन से लेकर के, और वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पास हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। अगर कोई जेनेटिक कैरेक्टर पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। फिर बात आती है वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? देखिए, अगर एक ही स्पीसीज है, सोचो होमोसेपियंस है, और होमोसेपियंस के अंदर हम सारे के सारे होमोसेपियंस के मेंबर है, दुनिया भर के मेंबर होते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर। और अगर वो स्पीसीज के मेंबर
आपस में डिसिमिलर हो दिखने में, मैं और आप, हम दोनों है तो स्पीसीज होमोसेपियंस स्पीसीज से रिलेटेड है, लेकिन आप में और मेरे में जो विभिन्नता आ रही है, जो असमानता आ रही है, जो डिसिमिलरिटी आ रही है, उसी चीज को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन का मतलब है डिसिमिलरिटी among the members of, या हम ऐसे कह सकते हैं डिसिमिलरिटी among the different members of, among the dissimilarity among the different members of similar species। एक ही स्पीसीज, सेम स्पीसीज बोल सकते हो, सिमिलर स्पीसीज के अलग अलग मेंबर के बीच में जो अलग अलग जो यहाँ वेरिएशन देखने को, वो अलग अलग डिसिमिलरिटी मतलब विभिन्नता देखने को मिल रही है, असमानता देखने को मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? जो हमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो असमानता दिखेगी, डिसिमिलरिटी दिखती है कि आपके माता पिता कैसे दिखते हैं और आप कैसे दिखते हो, दोनों में असमानता है, तो उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया? कि आपने पेरेंट जनरेशन से और ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर कर दिए, तो ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर तो क्या हो जाता है? हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कि आप जो है वो आपके माता पिता के जो कैरेक्टर आप में आए हैं, वो उसकी वजह से आपके अंदर क्या आ रही है? क्योंकि माता पिता दोनों के कैरेक्टर आए हैं, तो आपके अंदर क्या आ रही है? दोनों के ही गुण आ रहे हैं। तो जो असमानता आ रही है आपके और माता पिता के बीच में, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब समझना है कि जो एक ही जाति के अलग अलग जो सदस्य होते हैं, उनके मध्य पाई जाने वाली असमानता, उसको हम बोलते हैं विभिन्नता या वेरिएशन। ठीक है, डिसिमिलरिटी अमंग द डिफरेंट मेंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज नोन एज वेरिएशन। ध्यान रखना है वेरिएशन का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हेरिडिटी और वेरिएशन के बाद हम जो बात करते हैं जेनेटिक्स में, वो क्या करेंगे? हम कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉर्गन। अब मॉर्गन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। मॉर्गन कौन था? मॉर्गन इज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जनक या फादर कौन है? मॉर्गन। क्यों है? देखिए, इसने दुनिया भर के अंदर है ना जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसका फेवरेट जो ऑर्गेनिज्म था वो था ड्रोसोफिला, ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो है वो इसने ड्रोसोफिला के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ड्रोसोफिला क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ड्रोसोफिला के ऊपर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ चीज़ें दी थी। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जीन थ्योरी। जीन थ्योरी के अंदर उसने क्या बताया? जीन थ्योरी में बताया मॉर्गन ने कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं और उसकी वजह से ही कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। ये चीज़ जो है वो आपको जीन थ्योरी में पढ़ने को मिलेगी। डिटेल में हम आगे बात करेंगे, अभी तो हम केवल इंट्रो पढ़ रहे हैं। फिर सेकेंड नंबर चीज़, मॉर्गन ने जो है वो लिंकेज थ्योरी के बारे में बताया। लिंकेज थ्योरी क्या होती है? लिंकेज थ्योरी। फिर मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज टर्म जो है, लिंकेज टर्म, ये भी किसने दी थी? मॉर्गन नहीं दी थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिंकेज टर्म को सही से लिख देता हूँ, लिंकेज, लिंकेज टर्म। ठीक है, और क्या बताया था? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये जो नाम लिखे हैं ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक की बात हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मॉर्गन ने क्या क्या बातें बताई थी। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया और जेनेटिक मैप बनाया था ड्रोसोफिला का। ठीक है, जीन मैप बोल सकते हो, जीन मैप।
या मैपिंग जो है वो बताई थी मॉर्गन ने। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को क्यों बोलते हैं, तो उसकी वजह बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ड्रोसोफिला पर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको पता हो तो सट्टन और बॉवेरी ने जो थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो बताई थी, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने का काम तो मॉर्गन ने किया था। सब आगे पढ़ेंगे अपन कि क्या होता है। तो अभी आपको समझना है कि मॉर्गन कौन था। अब मैं एक और साइंटिस्ट का नाम लिखता हूँ। साइंटिस्ट का नाम है मूलर। ठीक है, मूलर जो है ना, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। अब एक्टिनोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसको समझना है। देखो, एक्टिनोबायोलॉजी का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रेडिएशन की स्टडी कर रहे हो, किसकी स्टडी कर रहे हो, रेडिएशन की, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोबायोलॉजी। और इस मूलर ने ही साइटोजेनेटिक्स वर्ड के बारे में बताया था, साइटोजेनेटिक्स। तो साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। और जेनेटिक्स का मतलब आपको पता चल गया, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, वेरिएशन की और हेरिडिटी की। तो सेल के अंदर अगर किसी चीज़ को, जेनेटिक्स को डिटेल के अंदर अगर समझाने का काम किया था, तो वो था मूलर। ये बात समझनी है आपको। तो फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी मूलर को बोलते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है ए गैरोड। ये भी समझना है। ए गैरोड को बोलते हैं हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, ए गैरोड्स, जिसको हम ए गैरोड्स बोलते हैं। ए गैरोड साइंटिस्ट का नाम है, तो वो है ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर। तो इन्होंने जो है वो ह्यूमन के अंदर जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है फिनाइल एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल एल्केप्टोन यूरिया, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। अभी सिर्फ समझना है आपको कि साइंटिस्ट जो है उसको हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को समझाने का काम ए गैरोड ने किया था। तो ये सारे कुछ साइंटिस्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट जो है, मैं वापस से नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने किसका नाम पढ़ा था, बैटसन का। बैटसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। बैट क्या लिखता हूँ मैं, बैटसन। ठीक है, एक तो पढ़ा हमने बैटसन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मेंडल। मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स, बैटसन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अभी मूलर। ठीक है, मूलर जो है वो फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी है। साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया था इन्होंने। फिर ए गैरोड, ए गैरोड को हम बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक, इन्होंने फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है उसके बारे में बताया था। और एक साइंटिस्ट का नाम जो हम पढ़ते हैं मॉर्गन। मॉर्गन जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को बोलते हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमने पढ़ी है। और हमने दो टर्म्स के बारे में पढ़ा है कि जेनेटिक्स के अंदर जो दो टर्म्स होती है, कौन सी, हेरिडिटी और वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन जो है उसकी स्टडी क्या होती है, जेनेटिक्स होती है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जैसे किसी ने सोचो ज़िंदगी में कभी जेनेटिक्स का नाम नहीं सुना, आज ही वो सोच रहा है कि आज मतलब धार लिया उसने कि भाई साहब आज जो है वो मेरे को जेनेटिक्स जो है वो पूरी समझनी है डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। उन बच्चों के लिए जो है वो ये क्लास वरदान होने वाली है। तो आप इसको हल्के में लेना मत, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी और बिल्कुल बेसिक से आएगी। तो ये जो है वो आपका हो रहा है इंट्रो। अब मैं हेरिडिटी के बारे में तो बता दिया, क्या मतलब होता है हेरिडिटी का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स का जाना। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है कि आप जो है वो देख रहे हो दुनिया भर के अंदर एक स्पीसीज के खूब सारे मेंबर होते हैं और उन मेंबर के अंदर डिसिमिलरिटी होती है। उसी डिसिमिलरिटी को जो एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर के बीच में है, उस डिसिमिलरिटी को ही मैं क्या कह रहा हूँ, वेरिएशन कह रहा हूँ। अब वेरिएशन जो है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वेरिएशन दो टाइप की होती है। एक वेरिएशन होती है जर्मिनल वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन है, एक तो है जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं हम सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है,
सोमेटिक वेरिएशन जो होती है वो इनहेरिटेबल नहीं होती, वंशानुगत नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकती। जैसे सोचिए आपके बारे में हम बात करते हैं, आप सुबह सुबह उठते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं और आप मानो एक दिन जो है वो बढ़िया डॉक्टर वॉक्टर बन गए, तो क्या आपका बच्चा बिना पढ़े डॉक्टर बन जाएगा? तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ केवल आप में ही रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ा, आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन्स जो है वो आपने डेवलप किए अच्छे खासे, आपने मेमोरी बनाई और आपका उसने इस्तेमाल किया। ठीक वैसे ही कोई बॉडी बिल्डर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी जो है वो 6 पैक लेके जन्म लिए, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि वो जितनी भी जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जितने भी जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चाहे बॉडी बिल्डर हो, चाहे एथलीस्ट हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, जो बनने के लिए उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है इस जीवन में, वो उनके अंदर किस में चेंज आ रहा है? केवल सोमेटिक जो बॉडी है उसमें चेंज आ रहा है। सोमेटिक का मतलब क्या होता है? सोमा मीन्स होती है बॉडी, तो बॉडी के अंदर वेरिएशन आ रही है, ये आगे नहीं जाएगी। जर्मिनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होती है उसके अंदर जो चेंजेस होंगे तो वो आगे जाएंगे। ठीक है, आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर अगर कोई चेंज आ गया तो वो आगे जाएगा। आपके स्वयं आपके बॉडी के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो आगे नहीं जाने वाला। ये जो है वो वेरिएशन के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, जर्मिनल वेरिएशन और सोमेटिक वेरिएशन। अब जर्मिनल वेरिएशन जो क्या होती है, वो तो इनहेरिटेबल होती है, ठीक है, और ये क्या होती है? नॉन इनहेरिटेबल। ये समझनी है आपको बात? क्या बात समझ में आ रही है कि इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल कौन है? तो जर्मिनल वेरिएशन आगे जाएगी, सोमेटिक वेरिएशन आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाने वाली, वो आप तक ही सीमित है। अब बात करते हैं हम जर्मिनल वेरिएशन की। तो देखिए, जर्मिनल वेरिएशन जो है वो जब आगे जाती है तो 2 तरीके से जा सकती है। नॉर्मल तरीके से, जैसे आप और हम जिस तरीके से पैदा हुए हैं और हमारे अंदर ऐसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, एब्रीवेशन या ऐसा कोई विसंगति हमारे अंदर नहीं है, तो हम जो है वो किस टाइप की जर्मिनल वेरिएशन में आ रहे हैं? हम आ रहे हैं कंटिन्यूस जनरेशन, कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, तो ये बात समझनी है कि कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन का मतलब है कि नॉर्मल तरीके से क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर। अगर नॉर्मल तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशन आएगी उसको बोलते हैं कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन। नॉर्मल है, ठीक है, आप आपके माता पिता की संतान है और माता और पिता दोनों की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आई है, तो वो नॉर्मल तरीके से आई है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आई है, तो वो हो जाएगी कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन। लेकिन सोचिए कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता बिल्कुल सामान्य हो और वो बच्चा जो है वो क्रिस हो जाए, है ना, उसके अंदर क्रिश की शक्ति आ जाए, तो वो जो होगा उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। क्या बात समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होती है। देखिए, कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू वेरिएशन आई है, नॉर्मल सेल थी और सेल के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है, आपको पता है, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, आपको केवल नाम समझना है। 11th के अंदर अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपको क्रॉसिंग ओवर का मतलब मालूम होगा, जिसमें क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अगर ये चीज़ के थ्रू वेरिएशन आ रही है तब तो आप सामान्य व्यक्ति हो, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस वेरिएशन आप में हो रही है। तो कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन का मतलब क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू वेरिएशन आती है तो वो हो जाती है कंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अगर म्यूटेशन के थ्रू, सोचिए एकदम से क्या हो जाए, कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो पेरेंट्स में नहीं था और वो आप में आ गया है, ऐसा कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स में नहीं था लेकिन आप में आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस, मतलब म्यूटेशन। और मान के चलो कि लगभग म्यूटेशन जो है वो 99% म्यूटेशन जो है वो आगे पास नहीं हो पाते, वो उसी जनरेशन में रहेंगे। ठीक है, अगर हार्मफुल, क्योंकि लगभग 99% तो क्या होता है? हार्मफुल होते हैं, फिर नेचर जो है वो बहुत सेलेक्ट करके और फिर आगे भेजेगा। जनरेशन बनानी है उसको, नेचर को, पूरी पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या करता है? सोच समझ करके आगे जो है वो पास करता है किसी भी चीज़ को। तो अगर सोचिए किसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ऐसा चेंज आ गया जो कैसा है, जो हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है उसके लिए,
तो उसको एलिमिनेट कर देती है नेचर, उसको आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देती। तो म्यूटेशन से अगर यहाँ पर कोई वेरिएशन आ रहा है, सोचिए हमारे अंदर ही कोई एक ऐसा बच्चा जो है उसने जन्म ले लिया जो होमोसेपियंस तो है, लेकिन उसमें ऐसे कैरेक्टर है जो होमोसेपियंस के अंदर हमको अमूमन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, मैं फिल्म का एग्जांपल इसीलिए ले रहा था कि आपको समझ में आ जाए। आपने वो कोई मिल गया वाली फिल्म देखी होगी, उसमें वो जादू आता है और ऋतिक रोशन रोहित जो है उसके ऊपर हाथ फेर लेता है, तो उसमें वो शक्ति आ जाती है। आप मान के चलो कि वो जो शक्ति आई उसके अंदर, मानो वो म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन। तो मतलब रोहित के जो मम्मी पापा थे, क्या उनके अंदर वो शक्तियाँ थी? नहीं थी। रोहित के मम्मी पापा ने जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो उस बच्चे को पैदा किया था, लेकिन बाद में रोहित के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक चेंज आ गए जो उसमें स्टेबल हो गए। क्योंकि आगे भी तो हम देखते हैं ना, क्रिस 2, क्रिस 3, क्रिस 4 ऐसे बहुत सारी आती है मूवी, मतलब इनहेरिटेबल है वो कैरेक्टर्स। तो म्यूटेशन अगर अच्छा है, उस मूवी में वो म्यूटेशन अच्छा था, वो उड़ सकता था, है ना, वो छलांग लगा सकता था, तो ऐसी शक्तियाँ उसमें आ गई थी। सोचो म्यूटेशन अगर अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा? इनहेरिटेबल। लेकिन अगर यही म्यूटेशन खराब हो जाता, यही चेंज अगर उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता, तो वो वहीं पर रह जाता, वो आगे जो है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाता, नेचर उसको एलिमिनेट कर देती। तो समझने का मतलब ये है कि जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है वो किसके थ्रू होता है? म्यूटेशन के थ्रू होता है। कंटिन्यूस वेरिएशन जो होता है वो होता है आपके क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। तो दो चीज़ें समझनी है आपको वेरिएशन के अंदर, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी वेरिएशन जो था, वेरिएशन को समझा है, और इसी वेरिएशन को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कौन सी होती है? सोमेटिक वेरिएशन, और दूसरी कौन सी होती है? जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, और यही जर्मिनल वेरिएशन जो है फिर वापस, क्योंकि ये इनहेरिटेबल होती है, तो ये वापस दो तरीके की हो जाएगी। एक जिसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस, और एक होती है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस की वजह क्या होती है? ये पूछते हैं क्वेश्चन में। कंटिन्यूस की वजह होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। और डिसकंटिन्यूस इसकी वजह क्या होती है? तो आप क्या बोलोगे? म्यूटेशन। कोई भी नॉर्मल तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, तो बताइए किस तरह की जर्मिनल वेरिएशन होगी? तो क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूस, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन कोई अगर अलग तरीके से कैरेक्टर उसमें आ गए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है उसमें हो जाएगी, म्यूटेशन के थ्रू उसमें होती है। ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है, समझनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके वेरिएशन का मामला। तो वेरिएशन और हेरिडिटी, इसी चीज को हम जब साथ में स्टडी करते हैं तो बन जाता है हमारा जेनेटिक्स। क्लियर? अब इसी जेनेटिक्स के अंदर हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बातें हैं, जेनेटिक्स जो आज हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले क्या बातें की जाती थी, ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं, वो सारी बातें करेंगे। फिर हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मेंडल के लॉ, फिर उसके बाद में मेंडल के लॉ के बाद में दुनिया भर की जो चीज़ें होती है सारी की सारी। ठीक है ना, जितनी भी जो जेनेटिक वाली यूनिट में थ्योरीज दे रखी है, उन सारी की सारी थ्योरीज को हम डिटेल के अंदर समझेंगे। तो ये एक नॉर्मल से इंट्रोडक्शन क्लास